सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आपकी कक्षाएं 8th विषय आपका हिंदी और बुक है आपकी बसंत बहार 3। तो इसका हम आपको 5वां लेसन पढ़ा रहे हैं। तो हमने एक पैराग्राफ का आपको बता दिया था, उसमें बताया गया है कि चिट्ठियों की एक अनोखी दुनिया होती है। ठीक है, जैसा उसमें बताया गया है कि संचार के साधन भले ही दिनों दिन प्रतिदिन वृद्धि करते रहते हैं, फिर भी चिट्ठियों की एक अनोखी बात होती है। और जैसे संदेश भेजने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, फैक्स, एसएमएस और दूरभाष, ईमेल आदि से हम संदेश भेज सकते हैं। लेकिन चिट्ठियों के द्वारा हम अपने पूर्वजों के द्वारा लिखी गई बातें, उनकी यादें हम सहज कर संजो कर रख सकते हैं, उनको संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन ये एसएमएस द्वारा, दूरभाष द्वारा, ईमेल द्वारा हम इन बातों को संभाल कर नहीं रख सकते, उनको संजो कर नहीं रख सकते हैं। तो हमें इसका चिट्ठियों का महत्व के बारे में बताया गया है कि चिट्ठियों का हमारे लिए कितना महत्व था। तो हमने ये लेसन तो आपको पढ़ चुके हैं और इसमें बताया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में भी लेखन का विषय शामिल किया गया है और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वाली बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। ये कौन से सन में किया गया था? 1972 में। तो ये हमें आज इसमें चिट्ठियों के बारे में बताया था और मैंने आपको पहले भी बता चुकी इसी के बारे में कि चिट्ठियों की एक अनोखी दुनिया होती है। तो हम उसी लेसन को आज पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया था, दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को ना लिखा हो। देखिए, आप इसमें बताया गया है कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है यानी चिट्ठियों का सवाल है, अगर आप बारीकी से देखेंगे, उनको अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पत्र ना लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते थे उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। यानी हमारे जो सैनिक हैं वह पत्रों का बहुत ही इंतजार करते थे। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों से इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत ही घटा दी है। जो परिवहन के साधन है इन्होंने दूरियां बहुत ही घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का साधन, इकलौता साधन चिट्ठी था। पहले जो संचार यानी संदेश भेजने का जो साधन था एक चिट्ठी ही था। लेकिन आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। आज बहुत सारे साधन विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज कर संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, और या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब तक पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। यदि अगर पहले इस प्रकार के साधन होते तो नेहरू जी अपनी पुत्री को फोन कर देते और वह अपनी पुत्री के नाम एक पत्र नहीं लिखते। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, पत्रों को तो आप सहज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियां के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन चुकी है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी
जमीनी और मजबूत लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। किस नाम से जाते थे उनके पास पत्र? महात्मा गांधी इंडिया के द्वारा उनके लिखे जाते थे और वो जहाँ भी रहते थे वहाँ ये पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। गांधी जी पत्र को अपने दोनों हाथ से लिख लेते थे। वो एक हाथ दर्द करता था उनका तो फिर वो बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। तो इन्हीं की तरह महात्मा गांधी ही नहीं और अन्य तमाम नायकों ने के पत्र भी गांव-गांव में मिल जाते हैं। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर रख रखा है। मतलब बहुत से लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम में बढ़िया संजोकर सब रख रखा है, इसको जमा कर फ्रेम में लगा रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिख चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी तरह नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के समाचार पत्र का संग्रह प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1915 से 1941 के बीच में, ठीक है, जिसमें बहुत से नए नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता था। पत्र व्यवहार की परंपरा में बहुत पुरानी है, पर इस देखिए आगे, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। जो पत्र व्यवहार की परंपरा चल रही थी वह भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास तो आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र की जो खास वजह यह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, उनको मिलाने का काम करता है। घर घर एक तक इसकी पहुँच है, घर घर तक इसकी बहुत ही पहुँच है। तमाम संचार के उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। जो संचार के साधन हैं बहुत सारे उपलब्ध होने के बाद भी चिट्ठी और पत्र की हैसियत आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, जो बर्फबारी में उनके बीच में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हो, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर जाते हैं और उसकी बहुआयामी भूमिका पर नज़र डालते हैं।
दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है।